हाँ जी सर, क्या हाल चाल सर। वी आर बैक। यस सर। आज अपन करने वाले हैं अपने एपिसोड 3 मतलब लेक्चर नंबर 3। ये बोलते हैं ना फाइनेंस की दुनिया का एपिसोड नंबर 3। कल आपने क्या देखा था, ऐसे टाइप में हमें पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है सर। तो अपन आज क्या कर रहे हैं, आज अपन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं, जो टॉपिक अपने फाउंडेशन में भी देखा रहेगा, अपने स्किप किया था, अपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मेरा काम है जो भी मैं पढ़ाऊंगा जीरो से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर। सर ये था फाउंडेशन में। कुछ लोग बोलोगे सर हमने स्किप किया था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इस टॉपिक के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं ये सिंगल टॉपिक, ये सिंगल टॉपिक, ये सिंगल टॉपिक सर 3 बार क्यों रिपीट कर रहे हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। आपके सीए इंटर के सीए में इंटर के सॉरी सीए में इंटर के, कंफ्यूज मत होना, सीए में एक्सक्लूसिव लेक्चर्स ही मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, सीए बोलने की कभी कभी हो जाता है, कभी सीए बोल देता हूं, कभी सीए के क्लास में सीए में बोल देता हूं, होता है, टेंशन मत लो। सीए में के सिलेबस के, सीए में हो सीए हो, हर एक जहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंटर के सिलेबस का 70% आपको ये चैप्टर में कवर होता है। फाइनल के सिलेबस का 80% चीजें ये चैप्टर में कवर होती है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना इंपॉर्टेंट है, हमने तो इंटर इसको फाउंडेशन में बहुत ही लाइटली लिया था। सर हमने तो फाउंडेशन किया ही नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री वाले सर, उसमें तो हमने टॉपिक स्किप कर दिया था। इसीलिए मैंने बोला जो भी आपका रहने दो, मैं आज ये टॉपिक आपको जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। बट उसके पहले परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कल हमने क्या किया था, कल हमने जो किया था उसको क्विकली, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उसको रिवाइज करते हैं एंड अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 4 ही सवाल मैं पूछने वाला हूं आपको, उससे ज्यादा रिवाइज नहीं करने वाले, क्योंकि वो 4 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बुक खोल के कभी किसी ने भी देखी रहेगी तो आपको समझ गया रहेगा। फाइनेंस जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें की थेरी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर ली है, बिना बुक खोले, बिना एग्जाम के बुक से रटे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहला सवाल पूछता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले पैसे लाना और उस पैसे को अच्छे से यूज करना। पैसे लाना, उस पैसे को अच्छे से यूज करना। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को कौन सा फंक्शन बोला जाता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को इन्वेस्ट नहीं, एफ हाँ, फाइनेंसिंग फंक्शन बोला जाता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को कौन सा फंक्शन बोला जाता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को फाइनेंसिंग फंक्शन बोला जाता है। एंड उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को यूटिलाइज करना, इन्वेस्टिंग फंक्शन बोला जाता है। यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए? जो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे, जो हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे, हाईएस्ट रिटर्न जो दे, मैक्सिमम रिटर्न जो दे, उस तरीके से हमने यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बोलो कुछ भी बोलो, मेरे को नहीं पता, उसका आंसर बोलो। 3 मेन स्कोप। ठीक है, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब फाइनेंसिंग फंक्शन, दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड तीसरा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्लियर है सर? यस। फिर 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से फंड्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है? कौन से फंड्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है? मैंने पूछा है रिस्की फंड्स कौन सा है सबसे ज्यादा। सर डेट फंड्स क्या है, सबसे ज्यादा रिस्की होता है। एंड सबसे सेफ फंड कौन सा होता है? सबसे सेफ होता है इक्विटी शेयर। ये बीच में वाला प्रेफरेंस तो छोड़ दो, हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉस्टली फंड कौन सा है? सबसे ज्यादा कंपनी के लिए कॉस्टली फंड कौन सा है? सबसे कॉस्टली फंड है इक्विटी फंड, एंड डेट फंड सबसे चीपेस्ट फंड होता है। क्लियर है सर? तो ये हमने पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, सब कुछ देखा था। ठीक है, यस। एक और चीज, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एडवांटेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एडवांटेज मतलब क्या? एडवांटेज मतलब लीवरेज। क्लियर है सर? बस यही तक रिवाइज करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि आगे जाके मेरे को बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। आज अपना मेन फोकस रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है सर? सो अपना अगर आप आपकी बुक खोलोगे तो चैप्टर नंबर 1 में आपको दिखेगा कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 मेन एस्पेक्ट्स का। ठीक है, ये डेट एंड इक्विटी वाला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये सब हमने किया था सर। अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखाना चाहता हूं। मैं ये दिखाने के पीछे का एक रीजन था, क्योंकि आपकी आत्मा को शांति मिले कि सर हम लोग तो बुक से कुछ पढ़ ही नहीं रहे, सर कुछ किया ही नहीं है, सर कंसेप्ट बाकी है, सर आप तो अलग ही कुछ बता रहे हो। नहीं,
सिलेबस के अलावा कुछ फालतूगिरी में नहीं करूंगा। आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, ज्ञान दूंगा, बट सब्जेक्ट के कोर चीजें में कभी भी स्किप नहीं करूंगा यहाँ पे। क्लियर है सर? आप प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो, बहुत सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। मैं हर एक चीज का एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर तरीके से आपको देने वाला हूँ। क्लियर है? तो फटाफट आ जाओ अपने बुक के अंदर, जहां पे आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दिया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस सर। टड़ा! सर ये क्या क्या जादू! ये मैं आपके लिए पहले से ही एक चीज लिख के आया था, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाला हूं मैं। सर क्या सरप्राइज है? सुनो, आपको मिलने वाले 500 रुपए। सर 500 रुपए रिश्वत दे रहे हो क्या? नहीं रे भाई, सबको 500 रुपए मिलेंगे। देखो मैं नोट भी लेके आया हूं प्रूफ के लिए, ये सबको 500 रुपए मिलेंगे। अब मेरी एक कंपनी है रिपी लिमिटेड। ये रिपी लिमिटेड क्या करती है? ये कंपनी रिपी लिमिटेड क्या करती है सर? ऐसी कैसी कंपनी का नाम रखा है आपने रिपी लिमिटेड? आपको पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे से मतलब है ना, पैसे ले लो। मेरे कंपनी के ऊपर नाम नहीं रखने का, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। 500 रुपए में से 50 रुपए काट दूंगा मैं आपके। ठीक है? ठीक है, चलो। ये रिपी लिमिटेड क्या करती है? ये हर एक स्टूडेंट को 500 रुपए देती है। ठीक है? ये सबको 500 रुपए देती है, बट ये ना दो ऑप्शंस रखती है आपके पास। ठीक है सर? ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी मैं आपको पूछता हूं कि सर आपको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ये 500 रुपए आपको आज चाहिए, इमीडिएट चाहिए, या ये 500 रुपए आपको 2 साल के बाद चाहिए? चलो, हर एक जन आपका आंसर देगा। सब लोग आंसर देंगे, जो आंसर नहीं देगा उसको अटेम्प्ट लगेगा। यस सर। अटेम्प्ट की धमकी मत दो यार, अटेम्प्ट पे जोक नहीं करने का डर लगता है हमको, तो फटाफट आंसर दो। आंसर नहीं देंगे तो अटेम्प्ट लगेगा, इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं रहेगा, कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं आएगी। तो आपको ये 500 रुपए आज चाहिए या 2 साल के बाद चाहिए? यस, आज चाहिए। आज क्यों चाहिए? अरे मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मैं दे दूंगा ना आपको 2 साल के बाद, यही 500 रुपए दूंगा सर, पक्का पक्का दूंगा। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? मैं एक काम करूंगा, ये नोट का फोटो ले लो, ये नंबर का फोटो ले लो। ये नोट में क्या करूंगा, संभाल के रखूंगा मेरे जेब के अंदर ऐसे मस्त। इसको अभी थोड़ा सा ऐसा फोल्ड आया ना, एक काम करो, इसको इस्त्री करके दे दूंगा आपको 2 साल के बाद। अरे पक्का 2 साल के बाद दूंगा। इसको चाहिए तो मैं लैमिनेट करके रखूंगा, 2 साल तक लैमिनेट करके रखूंगा, ताकि इसको ना धूल लगे ना कुछ लगे। आप मुझे बताओ, आपको 2 साल के बाद 500 रुपए चाहिए या आज आपको 500 रुपए चाहिए? सर सुनो ना, उतना तो बेसिक्स हमको आता है कि हमको आज ही 500 रुपए चाहिए। ठीक है? आपकी बात सही है, बट क्यों सही है आप मेरे को यह भी बताना चाहोगे क्या? आप ये बोल रहे हो कि सर हमको इतना तो समझता है कि आज अगर आपने मेरे को 500 रुपए दिए तो वो 2 साल के बाद के 500 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल है। यस, ये कहना चाहते हो क्या आप? ये आपको लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है क्या कि आपके 500 की वैल्यू और 2 साल के बाद के 500 की वैल्यू कम है, मतलब अलग है? मतलब 2 साल के बाद 500 जो मिलेंगे वो कम वैल्यूएबल है कंपेयर टू आज के 500 रुपए की वैल्यू। आज के 500 की वैल्यू जो है वो 2 साल के बाद के 500 की वैल्यू से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है कैसा आपको? तो बहुत ही सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो दोस्तों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तो आपको आएगा नहीं। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप क्या, अगर मैं आपको में से किसी को भी आपके स्कूल में इसके, अगर आपके कोई भाई बहन रह गए स्कूल में रह गए, या फिर मैं किसी स्कूल के बच्चे को भी पूछूं कि तेरे को पैसे कब चाहिए, आज चाहिए या 2 साल के बाद चाहिए, वो भी खुद सोचेगा भाई 2 साल बाद भी मुझे 500 ही मिलने वाले, आज भी मुझे 500 ही मिल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि मैं आज ही 500 रुपए ले लूं। तो ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे का बेसिक्स लॉजिक की a money rupees a rupee received today is more valuable than the rupee to be received a year hence। मतलब क्या? आज के 1 रुपए की वैल्यू एंड फ्यूचर में 1 रुपए की वैल्यू जो मिलने वाली है वो अलग अलग है। आज की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, प्रेजेंट मनी की वैल्यू जो है वो हमेशा 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 ज्यादा होती है। बट उसके पीछे ना कुछ रीजंस होते हैं जो आपको पता है, वन बाय वन करके आप मुझे ये रीजंस बताते चलोगे। सबसे पहले क्या? सर सुनो, सबसे पहली चीज तो हमको आप पे भरोसा है नहीं। यस, ऐसा हो जाएगा कि हम 2 साल तक रुके रहे, आपको हमने फोन लगाया, आप उधर से बैठ के हाँ कौन, कहाँ लगाया फोन, आपको क्या नाम है, आपका क्या नाम है, मुझसे क्या काम है, ऐसा बोल के फोन कट कर दोगे, आप मुकर जाओगे 500 रुपए से देने से। तो वो क्या हुआ कि भाई फ्यूचर में मिलेंगे पैसे नहीं मिलेंगे पैसे, रिस्क तो है ना। कि भले मैं आज तो बोल रहा हूं, आज मैं आपको बोल रहा हूं, पक्का पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, आज आप मेरे क्लासेस देख रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, 2 साल के बाद आप सीएमए बन जाओगे, फाइनल के भी आपने मेरे क्लासेस कर लिए, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो 2 साल के बाद क्या है, बहुत बड़ी रिस्क है, जो आज अगर मुझे पैसे मिल गए तो वो रिस्क से मैं निकल जाऊंगा, मेरा टेंशन खला जाएगा कि हाँ भाई 500 रुपए आने थे, 500 के 500 रुपए आ गए। तो पहला चीज तो ये हो गया। ये रे सर कि आज पैसे दे दो, टेंशन मत रखो, खत्म करो बात, वो अपना वो बोलते ना हिसाब सेटल कर दो।
एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इसके अलावा भी कोई तो रीजन है ना? एक ही रीजन है क्या कि मैं भाग जाऊंगा और पैसे नहीं दूंगा? ये एक ही रीजन है क्या? थोड़ा तो भरोसा रखो। सर भरोसा तो हम रख लेंगे, आप तो हमें पैसे दे दोगे, बट महंगाई का क्या? दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही है। पेट्रोल जो पहले बहुत 101-2 महीने पहले जो 100 रुपए लीटर था, आज वो 105-110 रुपए लीटर हो रहा है। कुछ भी होते जा रहा है मार्केट में। अभी अगर आप देखते रहोगे तो रैम की प्राइजेस, कंप्यूटर की प्राइजेस, फोन की प्राइजेस जो है हर दिन बढ़ते जा रही है, और पल पल प्राइस बढ़ते जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो एक एग्जांपल से कि कुछ टाइम पहले आपको पता है क्या, मैगी का जो पैकेट है, अपन जो रोज खाते हैं मैगी, सिंपल अपने फेवरेट फूड, जो हॉस्टल पे रहते हैं उनके लिए तो लाइफ सेवर मैगी, ठीक है, अनहेल्दी होती है, खाने की नहीं चाहिए, मैं भी खाता हूं बट उसका टेंशन मतलब। बट ये मैगी जो है कुछ टाइम पहले 10 रुपए की मिलती थी, एक 4-5 साल पहले। फिर वो 12 रुपए की मिलने लगी। एक टाइम पे तो ना 5 रुपए की भी आती थी पैकेट, 5 रुपए का भी पैकेट आता था। आपको पता भी रहेगा या नहीं पता नहीं, मैंने भी मेरे बचपन में खाया था, बहुत ही कम टाइम के लिए मैंने देखा था 5 रुपए का पैकेट आता था। फिर वो 5 का 7 हुआ, 7 का 10 हुआ, भी फिर 10 का 12 हुआ, आजकल तो 14, कुछ कुछ जगह 15-16, आई थिंक मेरे ऊपर, ये मेरे यहाँ पे 16 या 17 रुपए की मैगी का पैकेट जो है वो मिलता है। यस, आपकी जगह पे भी मिलता रहेगा, 1-2 रुपए का डिफरेंस जो है हर सिटी में रहता है। इसका मतलब क्या कि बहुत ही ज्यादा चीजों की प्राइस क्या बढ़ती जा रही है, प्राइस क्या है ना, बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि सर हम आप पे तो भरोसा रख लेंगे, बट हमको महंगाई पे भरोसा है नहीं। आज जो चीजें मैं 500 रुपए में कर सकता हूं, वो सेम चीज मेरे को आगे जाके 2 साल के बाद अगर मुझे 500 रुपए में करे तो उसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। आज अगर मुझे क्या करो, आज अगर मुझे पैसे दे दो तो क्या हो जाएगा, मैं जो सेम चीज 500 रुपए में खरीद पाऊंगा ना, 2 साल के बाद वो चीज खरीदने के लिए मुझे 500 से ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। मे भी 700 रुपए पे करने पड़ेंगे, 800 रुपए पे करने पड़ेंगे, कोई भरोसा है नहीं, इसलिए आज के आज दे दो। तो सबसे पहले एक तो क्या है, फ्यूचर मनी में क्या है, जो मैं अगर फ्यूचर मनी मतलब कि मैं बोल रहा हूं ना आगे जाके आपको पैसे दूंगा, तो वो हुआ फ्यूचर मनी। तो फ्यूचर मनी में क्या है कि फ्यूचर मनी में एक तो रिस्क है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सेकेंड थिंग, फ्यूचर मनी में क्या है, आज जो मैं चीजें कर सकता हूं वो सेम चीजें मेरे को फ्यूचर में करने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। मतलब क्या, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो इन महंगाई बढ़ रही है मतलब क्या, इन्फ्लेशन, इंग्लिश में उतना तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक और चीज, सर सुनो ना, वो ना, ये सब चीजें साइड में छोड़ दो, बट मेरा ना एक प्रॉब्लम है। मेरे ना एक गर्लफ्रेंड है, उसको ना मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कॉफी ले पे लेके जाऊं, बट है ना पैसे नहीं थे हमारे पास। तो अगर वो 500 रुपए मुझे मिल जाएंगे ना, तो मैं उसके साथ है ना आज क्या कर जाऊंगा, कॉफी पीने जाऊंगा, उसके साथ कॉफी पीने जाऊंगा, उसके साथ गेम खेलने जाऊंगा, बहुत सारी चीजें। एक तो मैं कॉफी पीने जाऊंगा, अगर उसका मूड रहेगा बॉलिंग करने का तो बॉलिंग करेंगे, मस्त मजा आएगा सर। हम क्या करेंगे, पूरे पैसे उड़ा देंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। पैसे हम सब क्या करेंगे, उड़ा देंगे, उसको क्या करोगे आप, कॉफी पे लेके जाओगे। मतलब क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो, आप ये आज उस पैसे का आनंद लोगे, मतलब वो पैसे खर्च करोगे, वो पैसे खर्च करोगे, मतलब वो पैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खर्च करने को, उस पैसे को कंज्यूम करोगे, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पैसे को कंज्यूम करोगे। मतलब क्या कि अगर सेम चीज अगर आपने क्या किया, सेम चीज अगर आप चाहते हो कि आपको आज 500 रुपए मिलेंगे, तो आप क्या उसको कर सकते हो, उसको खर्चा कर सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो, उस पैसे का यूटिलाइज कर सकते हो, उस पैसे का आनंद ले सकते हो। यस, तो मतलब सबसे पहले क्या हुआ, एक तो अगर आगे जाके पैसे देंगे कि नहीं पता नहीं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, आज जो चीजें 500 रुपए में होंगी उसके लिए फ्यूचर में मेरे को ज्यादा पैसे लगेंगे। तीसरी चीज, आज अगर आपने मुझे पैसे दे दिए तो मैं उसको कॉफी पे लेके जाऊंगा, हमारा क्या हो जाएगा, आज के आज प्रेजेंट कंजम्पशन हो जाएगा, हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मजे करेंगे सर। यस, ये एक हो सकता है। उसके बाद एक और चीज हो सकती है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो एंड आपने वो चीज को भूलना ही नहीं चाहिए। भाई, फाइनेंस पढ़ क्यों रहे हम लोग? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में क्या करते हैं लोग? यस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मे भी एक काम करो, एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं, उन लोगों के लिए जिनको पहले के एग्जांपल में बुरा लगा था कि सर हमारे पास तो गर्लफ्रेंड है नहीं, हम क्या करें। तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या काम कर सकते हो, मेरे से ना आज 500 रुपए ले लो,
ठीक है, क्या कर सकते हो आप, मेरे से आज ये 500 रुपए ले सकते हो और उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में, एफडी में, यहाँ पे वहां पे जहां पे इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम रिटर्न्स। कल ही हमने टॉपिक पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अरे यहाँ पे एक और टॉपिक चीज समझ आ गई, ये क्या हो गया, रिपी लिमिटेड आपको पैसे दे रही है, तो ये हो गया अपना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। एंड ये सब जो चीजें हम बोल रहे हैं, एक तो खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खर्चा करेंगे वर्क वगैरह वगैरह, ये क्या हो रहा है, मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है। ठीक है, कॉफी पीने जाऊंगा वगैरह, वो सब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो सर हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप ये पैसे को इन्वेस्टेड रखो 1 साल 2 साल 3 साल, कभी भी जो आपको, अगर आपकी दोस्त हाँ बोल जाए, आपकी क्रश हाँ बोले, तो आप क्या कर सकते हो, उसको उस टाइम पे इस पैसे से कॉफी भी पिला सकते हो। एंड उसके साथ साथ सर ये क्या हो गया, इन्वेस्ट करोगे तो पैसे बढ़ेंगे ना, मे बी तब आप भी 500 रुपए है आपके पास, 2 साल के बाद आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद 1000 रुपए हो जाए, सर सीधा डबल। यस, 21 दिन में पैसा डबल हो ना हो, स्टॉक मार्केट में 2-3 साल में पैसे डबल हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आप उस टाइम पे ना सिर्फ उसको कॉफी पिला सकते हो, बट एक अच्छा खासा डेट पे लेके जाके गिफ्ट भी दे सकते हो। तो मतलब क्या हो रहा है कि, मतलब सर समझ जाओ कि अगर पैसे को आज ही हमें मिले तो हम उसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के वजह से हम लोगों को वो पैसे को कंज्यूम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे फटाफट बताओ, चलो एक सेकंड ना, मेरे को सिर्फ एक आपके लिए ना एक चीज करनी है, ठीक है, आपके लिए ये टॉपिक वापस से रिवाइज करना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो क्या, ठीक है सर, ये क्या किया, आपके लिए कुछ तो कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या बोला था, सर पानी वगैरह पी लो, मैं फटाफट कुछ तो भी कर रहा हूं आपके लिए। यस, चलो सर अब आएगा मजा। सर क्या किया आपने, मैंने आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया चीज की है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे, वो रीजंस चलो रिपीट करते हैं वापस से। सबसे पहले क्या था कि, सबसे पहले एक तो था आपको मेरे पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने बोला था कि, आपने मेरे को इसलिए बोला था कि सर, स्क्रीन दिखाई देता हूं अभी, कि सर हमको आप पे भरोसा है नहीं, कि आप क्या बोलोगे आगे जाके, बोलोगे रॉन्ग नंबर है, कहां लगाया फोन, ये सब बोलोगे, मजाक करोगे हमारा, तो हमको भरोसा है नहीं, हम आप हमको आज के आज ही जो है आपके हमारे पैसे दे दो। तो सबसे पहले रीजन ये हुआ था। दूसरा रीजन क्या था सर, दूसरा रीजन था महंगाई। सर मैगी का पैकेट, मैगी का पैकेट क्या हुआ था, पहले 10 रुपए का था, अभी 17 रुपए का हो गया, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हमें आज के आज पैसे दे दो, क्योंकि आज अगर हम वो पैसे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे कंपेयर टू फ्यूचर मनी से। तीसरी चीज सर, कॉफी पे लेके जाएंगे हम उसको, कॉफी पे उसको लेके जाएंगे, अगर हमारे पास आज पैसे रहेंगे तो हम मस्त मजे कर सकते हैं, कॉफी पे लेके जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं सर। एंड तीसरी चीज, अगर चौथी चीज, अगर आपके पास अभी कोई मजे करने के लिए है नहीं, तो आप सिंपल फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तो अच्छी खासी जगह पे क्या कर सकते हो, इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहली क्या है, फ्यूचर मनी में क्या है, वाई वी प्रेफर प्रेजेंट मनी ओवर फ्यूचर मनी, वाई वी प्रेफर प्रेजेंट मनी ओवर फ्यूचर मनी। तो उसके रीजंस अगर आप बोलोगे तो सबसे पहले रॉन्ग नंबर से बचने के लिए, मतलब क्या कि फ्यूचर मनी में रिस्क है, आगे वाला इंसान बोलेगा भाई हमने तो तेरे साथ कुछ पैसे दिए नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है सर। सो रॉन्ग नंबर से बचने के लिए। तीसरा कि चीजों की प्राइस जो है डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि मैगी का पैकेट पहले बहुत सस्ता था, अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया। फिर उसके बाद सर, आज हमें पैसे मिल गए तो आज हम क्या करेंगे, उसके साथ कॉफी पीने जाएंगे, मजे करेंगे सर, हमारे पास आज क्या
क्या ऑप्शन है, आज हम उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, आज हम उसके साथ कॉफी पीने जा सकते हैं। एंड जिसके पास कॉफी पे जाने का ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा, वो उस पैसे को क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली फाइनेंस के टर्म में ये हुए अपने मेन 4 रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। एंड ये जो मैंने आपको बोला था रिपी लिमिटेड, ये रिपी लिमिटेड क्या था, रिपी लिमिटेड इज नथिंग बट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको एक्सप्लेन करने का एक शॉर्टकट तरीका था। जैसे कि सबसे पहले क्या था, आर, रिपी लिमिटेड का स्पेलिंग क्या है, आर, आर क्या है, रिस्क, फ्यूचर मनी में क्या है, रिस्क फैक्टर, ठीक है, इसीलिए मैंने इतना इसका अजीब नाम रखा था। एम, सॉरी, आर, आई, आई क्या है, इन्फ्लेशन, मैगी के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद कॉफी पीने जाएंगे, क्या करेंगे, हम कंज्यूम करेंगे, आज हम खर्चा करेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं खर्चा करने के टर्म्स को प्रेजेंट कंजम्पशन। तो पी, प्रेजेंट कंजम्पशन। एंड अगर किसी के पास प्रेजेंट कंजम्पशन करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्लियर है सर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आर फॉर रिस्क, आई फॉर इन्फ्लेशन, पी फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्लियर है सर। तो ये हुए मेन रीजंस फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ रिपी लिमिटेड। रिपी लिमिटेड आपको 500 रुपए देने वाला था, बट आपने बोला हमको फ्यूचर में नहीं चाहिए, आज चाहिए, तो वो मेन 4 रीजंस भी आपने ही मुझे बताया, सब कुछ आपने ही मुझे बताया, क्लियर है सर, समझ आया, यस। तो ये था बेसिक्स अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है सर। सर 500 रुपए तो आपको देने वाले थे, उसका क्या हुआ, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर आप रैंक लेके आओगे तो आपको 500 नहीं और भी बड़ी गिफ्ट मिलेंगी, रैंक लेके आओगे या फिर 90 प्लस अगर आप एग्जाम में लेके आओगे तो आपको और बड़ी गिफ्ट मिलेगी, 500 रुपए से भी बड़ी, क्लियर है। चलो सर, पागल बनाया क्या आपने हमको, पागल नहीं बनाया, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करवाया है, ये 500 रुपए से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्लियर है, यस। चलो सर, एक काम करो, फर्स्ट टाइम मैं आपको अपने सिलेबस में बुक खोलने के लिए बता रहा हूं, क्लियर है। सर बुक अभी तक हमको मिली नहीं है, जिनको मिली नहीं है टेंशन मत लो, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं सिर्फ आपको बुक से दिखाना चाहता हूं कुछ चीजें। मिली नहीं रहेंगी तो फटाफट मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर, जिस डिपेंड्स कि आपने ऑर्डर कब की है, ऑर्डर करते ही बुक जो है फटाफट डिलीवर होती है, मैक्स टू मैक्स 7 to 10 डेज में जो है मिलनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 4-5 दिन में भी बुक्स मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने आ जाओ अपने बुक के पेज नंबर 5 पे, तो यहां पे आपका टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या टॉपिक है अपना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा थ्योरी दी हुई है, आपको लगेगा सर ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है क्या, नहीं। तो ये थ्योरी आपको इतनी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करना था, इंपॉर्टेंट जो था वो ये वाला था कि रिपी लिमिटेड का रिस्क, प्रेजेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है सर। इन्फ्लेशन को एक और चीज जो है वो बोली जाती है, जो कि है परचेसिंग, ये सेम चीज आपको यहाँ पे कंसेप्ट बुक में एंड आपके मॉड्यूल में भी अगर आप देखोगे, आपको सेम चीज थ्योरेटिकल तरीके से दी है, रिस्क, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेन रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, ठीक है सर। तो इसीलिए ये मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंट था। एक काम करो, आपके बुक में ना हेडिंग दे दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड ये 4 चीजें जो है वो लिख लो एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल मतलब सर हमको ये ड्रॉ करने नहीं आएगा, तो ड्रॉ करने के बदले लिख तो सकते हो ना इतना कि पहले रॉन्ग नंबर, रिस्क फैक्टर, या फिर डायरेक्टली भी लिख लोगे तो भी समझ में नहीं आ जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ये लिख लो। फिर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्लियर है, फ्रीज हो गया था स्क्रीन, ठीक है। तो अपन क्या दिख रहे थे, अपन ये सब दिख रहे थे, तो ये लिख लो। फिर इसके पीछे का एक्चुअल में जो रीजन है वो बताता हूं। ये क्या है ना, ये थ्योरी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख के दिया है। आपके सिलेबस में थ्योरी कंपलसरी आपको आता ही है,
अगर आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो क्या होगा, मॉड्यूल में आपको बहुत सारा थ्योरी दिखेगा, इतना थ्योरी एग्जाम में नहीं आता है। फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, क्या आते हैं, कितना रिलेवेंट है, कितना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ आपको कवर करवा के दूंगा, शॉर्ट में कवर करवा के दूंगा, जिससे लास्ट डे के लिए भी आपको बर्डन ना आ जाए। ठीक है सर, सो प्लीज इतने 4 पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपके पीछे का इसका प्रैक्टिकल रीजन जो है आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो एक 10 सेकंड का टाइम ले लो। प्लीज प्लीज न्यू पेज पे लिखना, न्यू पेज पे न्यू हेडिंग का नाम देके टाइम वैल्यू ऑफ मनी सब न्यू पेज पे लिखना, ये चिंदीगिरी मत करना यहाँ पे। 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं, अगर बाय चांस रह गया तो आप नोटबुक के वो हेडिंग से भी है, कंसेप्ट बुक के भी हेडिंग से देख सकते हो। ठीक है, मुझे अब आपको जो इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल रियल लाइफ जो चीज बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ कि सर ये तो हमको समझ आ गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 रीजंस की वजह से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट। बट रियल लाइफ में हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इंप्लीमेंट करते हैं वो हमको बताओ। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं कि आज 1 रुपए चाहिए या 10 साल के बाद 1 रुपए चाहिए, आप बोलोगे सर आज ही दे दो। ठीक है, मतलब क्या, एक 10 साल के बच्चे को अगर मैं पूछूं कि आपको पैसे कब चाहिए, आज चाहिए या बाद में चाहिए, वो भी बोलेगा सर पैसे हमको आज ही चाहिए। मतलब क्या, ये सिंपल लॉजिक पे पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है कि अ वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव टुडे, a worth of a rupee received today is more valuable than a rupee to be received in future। सर इंग्लिश में क्या बोला, यही चीज बोली जो मैं आपको कब से एक्सप्लेन कर रहा था। आज अगर मुझे 1 रुपया मिलेगा तो उसकी कीमत ज्यादा है कंपेयर टू 10 साल के बाद मुझे 1 रुपया मिलेगा, कंपेयर टू फ्यूचर में अगर मुझे 1 रुपया मिलेगा। तो इसी बेस टॉपिक पे हम पूरा का पूरा ये डिस्कशन करते हैं। एंड आपको मैं बता दूं, करोड़ों के डिसीजन रियल लाइफ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे डिसीजन ये सिंपल एक ही टॉपिक के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो चलो अभी तक हमने जो एक डिस्कशन किया उसके ऊपर से अब आपको थोड़े से एग्जांपल्स में देना स्टार्ट करूंगा। आपको अभी तक का डिस्कशन क्लियर है क्या, वो समझ ही आ गया रहेगा, क्लियर तो होना ही चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आज क्या करूंगा ना, आप मुझे लोन दे दो। सर लोन क्यों चाहिए आपको? चाहिए यार, गरीब आदमी हूं, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आप मुझे लोन दे दो पहले, रुपीज पहले मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल 1 दे रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, रुपीज 1 लाख का। आप मुझे आज लोन दे दो रुपीज 1 लाख का, मैं 10 years लेटर आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा, पक्का पक्का दे दूंगा। ठीक है, चलेगा क्या आपको? सर आज मैं आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं, 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 1 लाख 1 लाख मैच, हिसाब क्लियर, चलेगा क्या? नहीं सर, अभी तो आपने बताया था ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट थिंग तो वैलिड है नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आप क्या करता हूं ना, मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको ज्यादा रुपए दूंगा। हाँ सर अब चलेगा। मैं क्या करूंगा, अभी आपसे क्या कर रहा हूं, रुपीज 1 लाख ले रहा हूं, रुपीज 1 लाख मैं अभी आपसे ले रहा हूं। मैं क्या करूंगा, हर साल आपको 25-25 हजार रुपए दे दूंगा 5 साल के लिए। 25 हजार, 25 हजार। मतलब क्या, मैंने क्या किया, आपसे एक बार 25 हजार रुपए लिए, एंड आपको मैं कितने दे रहा हूं, 25 फिर 25 50, 75, 1 लाख, 1,25,000। सर 25,000 रुपीज में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मतलब क्या हुआ, आपने मुझे दिए कितने रुपए, आपने मुझे दिए रुपीज 1 लाख, और आपको आपको मैंने वापस दिए 1.25 लाख, मतलब क्या हुआ, नेट 25,000 का फायदा। यस सर, बहुत सारे लोग यहां पे बोलेंगे यस सर यहां पे हमें फायदा हो गया, ये चलेगा। ठीक है, तो भाई ये कैलकुलेशन भी गलत है। मैंने आपको क्या बोल रहा हूं, मैं कब से आपको यही समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, यही मैं आपको मल्टीपल टाइम सिखा रहा हूं। जिसको समझ आ गया वो समझ आ गया कि मैं ऐसे कंपेयर ही नहीं कर सकता कि मैंने आज आपको 1 लाख रुपए दिए और मैंने 25-25 हजार करके आपको पैसे वापस दिए, तो आप उस सब 25 हजार का टोटल ऐड करोगे और बोलोगे मुझे 1,25,000 मिलेगा। नहीं बेटा नहीं, ये 25 हजार और ये 25 हजार की वैल्यू अलग है, ये 1 लाख रुपए और ये 1,25,000 की वैल्यू अलग है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं ये 1 लाख रुपए आपको आज दे रहा हूं,
तो ये जो मुझे आगे जाके मैं आपको 25,000 दे रहा हूं, आप भी आपको लग रहा है कि इसको मुझे 25,000 का फायदा हो रहा है, बट अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट से कंपेयर करूं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू है 1,25,000 की, ये आज के दिन पे सिर्फ 95,000 है। मतलब क्या 95,000 कैसे आया सर? इसी के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज करते हैं। 95,000 क्या आया कि भाई आप मुझे दे रहे हो आज के दिन पे 1,00,000 रुपए, मैं आपको वापस दे रहा हूं आज के दिन पे 95,000 रुपीज। मतलब आपका स्ट्रेट अवे 5,000 रुपीज का नुकसान हो रहा है सर, मुझे लॉस हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा हूं मैं, नेगेटिव में जा रहा हूं मैं, तो ये आपका लॉस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने 25,000 को कैलकुलेट करके अगर ऐसा होता कि आपकी वैल्यू आती 1,05,000 रुपए, 1.05 लैक्स, तब आप बोलते हाँ भाई मुझे 5,000 का फायदा हो रहा है, 5 लाख रुपीज का मुझे फायदा हो रहा है, पॉजिटिव में हूं मैं। इसको इस टाइम पे आप बोल सकते थे कि यस ये डील मेरे लिए फायदे की है, ये डील मेरे लिए फायदे की है। बट ये जो फ्यूचर के कैश इनफ्लोज है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, क्या ये आपने मुझे लोन दिया, ये आपका आउटफ्लो था, एंड ये सब क्या थे आपके फ्यूचर के इनफ्लो। सर इसको लिखना नहीं है, हाँ बिल्कुल भी, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक एंगल से, क्लियर है? ये क्या है आपके फ्यूचर के इनफ्लोज है, एक क्या था फर्स्ट आपका आउटफ्लो था, ये सब क्या है ये आपके फ्यूचर के इनफ्लोज है, क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अगर आज के दिन का मेरा आउटफ्लो एंड फ्यूचर में आने वाले इनफ्लो को, अगर मैं फ्यूचर में आने वाले इनफ्लो को किसी तरीके से अगर मैं आज के वैल्यू पे लेके आऊं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूं मैं, प्लीज यहां पे ध्यान देना, ठीक है? अभी तक का डिस्कशन पे आपने बोर हुआ, टाइम पास हुआ, आपको लग रहा था कि सर हमको यहां तक का डिस्कशन सब कुछ आ रहा था इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बोर हुआ, कुछ भी रहने दो। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा डीप में लेके जा रहा हूं। वो डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट था, वहां पे मैंने सब कुछ चीजें बताई, ऐसा था कि मे बी आपको फाउंडेशन में आपने वो पढ़ लिया था या फिर आपको पहले से पता था इसलिए ध्यान नहीं दिया रहेगा आपने, बट यहां से आपको मुझे आप पे आपका मेरे पे 100% ध्यान होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूं? मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं फटाफट बोल के निकल भी जा सकता था, बट आपके जिंदगी भर के लिए कोई भी कंसेप्ट आप भूलो ना, उसके लिए ये सब मैं कर रहा हूं, जिंदगी भर के लिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे आज के दिन पे 1,00,000 रुपए दिए। तो भाई जब मैं कंपेयर करूंगा, जब मैं ये फ्यूचर के कैश इनफ्लोस को कंपेयर करूंगा, वो भी मुझे आज के दिन पे ही कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे आज के दिन पे ही कंपेयर करना पड़ेगा। ये आउटफ्लो क्या है? ये आउटफ्लो है मेरा टुडे, ये है मेरा टुडे, एंड ये इनफ्लो क्या है? ये मेरा फ्यूचर है। तो मैं टुडे एंड डायरेक्टली मैं टुडे एंड फ्यूचर को कंपेयर नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली आज के पैसे को एंड आगे के पैसे को कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्यूचर मनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा टुडे के इसमें, या फिर मुझे टुडे को क्या करना पड़ेगा? आज के पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फ्यूचर मनी में। तो यहां पे मुझे कुछ टेक्निक्स जो है वो यूज करनी पड़ती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जो टेक्निक्स का नाम है, एक तो है कि आज के पैसे को फ्यूचर में लेके जाना, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, एंड दूसरी टेक्निक क्या है? फ्यूचर के पैसे को आज पे लेके आना, जिसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्लियर है सर? सो ये दो टेक्निक्स पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा यूज होती है एक, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, जो भी कैश फ्लोज अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग टाइम पे कैश फ्लोज जो होते हैं, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम अलग अलग टाइम के कैश फ्लोज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमको जो कैश फ्लोज को कंपेयर करना है, हमको उस कैश फ्लोज को एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे लेके आना होता है, इसके बाद ही हम टाइम को हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लोज को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस कैश फ्लोज को मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। क्लियर है सर? यस। सर ये लिखना है क्या? मत लिखो, क्योंकि इसके लेटर में और एग्जाम्पल देने वाला हूं, वो आपको लिखने के लिए मैं बोलने वाला हूं, ठीक है? ये सब आपको इसमें से कुछ लिखने के लिए पार्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, इसमें से ये वाला पार्ट आपको किसी को दिखना रहेगा। चलो मैं एक लाइन लिखता हूं, वो आप लिख सकते हो, ठीक है? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो आप लिख दो, चलिए। ऊपर का कुछ भी डिस्कशन मत लिखो। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नीचे ये सब पॉइंट लिख दिया ना, उसके नीचे एक काम करो, उसके नीचे ऐसे लाइन मारो, कट मारो, और नीचे लिखो वी कैन नॉट
कंपेयर, क्या कंपेयर नहीं कर सकते? वी कैनॉट कंपेयर फ्लो स्लैश टुडे फ्यूचर डायरेक्टली। हम क्या कर नहीं सकते? वी कैनॉट कंपेयर आज के इनफ्लो या आउटफ्लो को विथ फ्यूचर के इनफ्लो एंड आउटफ्लो से डायरेक्टली, डायरेक्टली हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हेंस वी शुड कन्वर्ट them at particular to make कंपेरेबल। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे लेके आना पड़ेगा ताकि हम उसको कंपेयर कर सकते। फॉर दिस, फॉर दिस वी यूज, ठीक है, फॉर दिस पर्पज वी यूज इन टाइम वैल्यू, टू टेक्निक्स इन टाइम वैल्यू। इतना लिख लो। मतलब क्या हो रहा है कि मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं? डायरेक्टली मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, मुझे इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके आना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं आज के कैश फ्लो को कल के कैश फ्लो के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। आउटफ्लो इनफ्लो ये क्या हो गया? ये सब मेरा कैश फ्लो हो गया। आई कैनॉट कंपेयर टूडेज मनी विथ फ्यूचर मनी डायरेक्टली। उसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उसके लिए दो टेक्निक्स दी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इतना अगर आपका लिख के हो गया है, ठीक है, इतना अगर आपका लिख के हो गया है तो मुझे बताओ, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। एक मैक्सिमम और 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। अगर फिर भी ना हो जाए तो मैं मेन स्क्रीन पे आने के पहले आप पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। बस ये पॉज करने की आदत मत लगाओ बार बार। लिमिटेड टाइम, गिवन टाइम इज सफिशिएंट। कोशिश करो उतने ही टाइम में आपका हो। ठीक है सर, चलो। अब पेन बिन सब साइड में रख दो, पेन वगैरह सब साइड में रख दो और मैं जो बोल रहा हूं ना उससे कम पे उस उतना सिर्फ उस पे ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सबसे पहली चीज फ्यूचर मनी एंड प्रेजेंट, फ्यूचर मनी एंड प्रेजेंट मनी, ठीक है, तो मुझे इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर तो मैं कर नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर मनी को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर मनी को क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर को मुझे प्रेजेंट में लेके जाना पड़ेगा, या फिर प्रेजेंट मनी को मुझे फ्यूचर में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम दो टेक्निक्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे फ्यूचर मनी को प्रेजेंट में लेके आना है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट मनी, या फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, या फिर डिस्काउंटिंग टेक्निक। कौन सा वो टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं? हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, एंड अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में लेके जाना है तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक।
तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है टू टेक्निक्स, तो फर्स्ट है डिस्काउंटिंग टेक्निक और सेकंड है कंपाउंडिंग। ठीक है, सर ये ड्रॉ कर रहे हो ना आप? हम्म? हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा टेक्निक जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते रहेंगे, हमको वो मुझे ये बताओ। ठीक है, रियल लाइफ में हम दोनों टेक्निक यूज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी हम डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए हम कौन सा टेक्निक जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते रहेंगे, ये मुझे बताओ। हम डिसीजन मेकिंग के लिए टेक्निक कंप डिस्काउंटिंग टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं, इतना लिख लो। यस, चलो। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, बेसिकली मुझे क्या करना है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे कल के एग्जांपल में, हमने कुछ तो भी प्रोजेक्ट लिया था। ठीक है, हमने वो बेसिक्स में पढ़ा था कि मुझे फोन की फैक्ट्री डालनी है। तो मुझे यहाँ पे एक, मुझे क्या करना है कि एक कोई तो फैक्ट्री डालनी है। ठीक है, एक मुझे फैक्ट्री डालनी है। ठीक है, तो ये क्या करता है सर, ये टॉयज बना देता है फैक्ट्री। ठीक है, ये मुझे एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना है, मुझे ये फैक्ट्री डालनी है। तो मुझे अगर ये फैक्ट्री में खर्चा करना है तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट होगा डे वन पे। जो कैपिटल बजटिंग हमने जो सीखा था, ठीक है, मेरा कॉस्ट, मेरी जेब से पैसे कब जाएंगे, मेरी जेब से जाएंगे पैसे आज के दिन पे। ठीक है, मेरे आज के दिन पे मेरे पैसे गए। बट मुझे ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो मैं टॉयज बना रहा हूं, ये जो मैं सॉफ्ट टॉयज बना रहा हूं, ये मेरे जब कब सेल हो गए इन फ्यूचर, ठीक है, तो मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा कि भाई मेरा इतने ये सेलिंग प्राइस होगी, ये कॉस्ट रहेगी, ये उसका सेलिंग प्राइस रहेगा, इतने इतने में गुड्स बनाऊंगा, तो हर साल मुझे ना इतने इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने ये फैक्ट्री में खर्चा किया 10 करोड़ रुपीज, और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे ईयर वन में मुझे इससे फायदा होने वाला है 1 करोड़ का, ईयर टू में मुझे फायदा होगा, ईयर टू में मुझे फायदा होगा 3 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का, फिर 5 करोड़ का, फिर 6 करोड़ का, फिर 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, एंड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इतना मेरा ये कंटिन्यूस फायदा होने वाला है। 7 ईयर्स तक ये क्या चलने वाला है, 7 ईयर्स तक ये मेरा फैक्ट्री जो है वो चलने वाली है। 7 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बंद करनी पड़ेगी, और जब ये मैं फैक्ट्री बंद करूंगा मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या कि मुझे आज ये डिसीजन लेना है कि ये 10 करोड़ रुपए, ये 10 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट करने चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये आज का आउटफ्लो है मेरा, आउटफ्लो टुडे, और ये क्या हो गया, ये मेरा फ्लो। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको, इन सबको डिस्काउंट करके आज के डेट पे लेके आना पड़ेगा, इन फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके आज के दिन पे लेके आना पड़ेगा। एंड फिर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एंड इस फ्यूचर के पैसे को, फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आने को, उस टेक्निक को बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक, जहां पे हम फैक्टर यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कौन सा फैक्टर यूज करते हैं हम यहां पे, टू कन्वर्ट कंपर डिस्काउंटिंग टेक्निक के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मत लिख दो, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसमें से अगर कुछ मत लिखो, ये वाला पार्ट आपको सिर्फ लिखना है, ये वाला पार्ट आपको सिर्फ लिखना है, ये वाला आपको नहीं लिखना है। इसका मैं आपको एक मास्टर चार्ट बना के देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन प्रेजेंट वैल्यू
एंड मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ कैसे आए सर, ये तो हमको आगे जाके सेल होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन, एक प्रोबेबिलिटी होता है ना भाई। अगर कोई भी धंधा आप खोलोगे ऐसे बेसिस पे थोड़ी खोलोगे, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मुझे नहीं पता, मैं आज का धंधा खोलूंगा आज मेरे पास पैसा है, ऐसे नहीं होता है। आप एक प्रेडिक्शन, एक कॉम्पिटिशन, एक परमिटेशन के ऊपर से एक धंधा कोई बिजनेस में ये पैसे लगाते हो। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर मुझे एक बात बोलो कि आज के मुझे लगाए हुए 10 करोड़ रुपए है, अगर मेरी वैल्यू आई आज के टर्म में, मेरा इनफ्लो की वैल्यू आई 11 करोड़, मतलब क्या सर, मुझे 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, 1 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है, तो मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊंगा, तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। एंड अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 9 करोड़ रुपए, तो हम मैं इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मुझे 1 करोड़ रुपीज का लॉस हो रहा है। हमेशा फाइनेंस में एंड मैथ्स में हम लॉस को, नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट में लिखते हैं सर, यस। तो यहां पे ये टेक्निक इसीलिए डिसीजन मेकिंग में काम आती है, जो हमने कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक कल हमारे इसमें देखा था, ये लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में। लॉन्ग टर्म डिसीजन, प्लांट्स एंड मशीनरी में पैसे लगाना है नहीं लगाना है, ये सब टेक्निक्स में, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। क्लियर है सर? चलो, मैं आपको ना अब कुछ क्या करूंगा, एक मल्टीपल सिनेरियो दूंगा, आप वो मल्टीपल सिनेरियो देखोगे और मुझे आंसर करते हुए चलोगे। सिनेरियो नंबर 1, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि आप मुझे आज पैसे दे दो, आप मुझे आज पैसे दे दो, आप मुझे आज पैसे दे दो, ठीक है। तो आज मुझे आप कितने रुपए दे दो, 5 लाख रुपीज दे दो। अब मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ है ना कैश फ्लोस कितने टाइप के होते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो सिनेरियो नंबर 1, तो आज मुझे आज क्या करो, 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपको क्या करूंगा, 5 साल के बाद मैं आपको 10 लाख रुपीज दे दूंगा। 5 साल के बाद मैं आपको क्या करूंगा, 10 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप मुझे एक बार पैसे दे रहे हो, मैं आपको वो पैसे वन टाइम रीपेमेंट कर रहा हूं, वन वन टाइम में पैसे रिटर्न कर रहा हूं। तो इस कैश फ्लो को बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। ये कैश फ्लो भी आप ही की तरह सिंगल है, इसको बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। क्या है ये, सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, सिंगल। क्लियर है सर? दूसरा सिनेरियो, आप मुझे आज 5 लाख रुपए दे दो, मैं अगले साल आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, उसके अगले साल मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, उसके अगले साल मैं आपको 50,000 दे दूंगा, उसके अगले साल मैं आपको 3 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है सर। तो ये क्या हुआ, मैं आप मुझे पैसे दे रहे हो और मेरे पास जैसे जैसे पैसे आ जाए, हर साल के एंड में मेरे पास जितने पैसे बचे रहेंगे, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको पैसे देते हुए चलूंगा। मेरे फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास 1 लाख थे, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। सेकंड ईयर के एंड में मेरे पास 2 लाख थे, मैंने 2 लाख दे दिए। फिर 50,000 दे दिए, 3 लाख रुपए दे दिए, बस बात खत्म। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, आपको वन टाइम पेमेंट किया क्या, नहीं, मैंने आपको बहुत बार पेमेंट किया, मल्टीपल टाइम्स पेमेंट किया। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल। यस सर। तीसरा कैश फ्लो, मैंने आपने मुझे क्या किए, 5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, मैंने क्या बोला, मैं हर साल आपको, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में, याद रखना, हर साल के एंड में मैं आपको क्या करूंगा, एवरी ईयर 1 लाख दूंगा। कितने साल तक, और मतलब क्या, मैंने यहां पे क्या बोला, मैं हर साल के एंड में दूंगा, बीच में कुछ नहीं दूंगा, हर साल के एंड में दूंगा और 1 लाख रुपए दूंगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैंने आपको फिक्स बताया कि मैं, मेरा पीरियड क्या होने वाला है, मेरा पीरियड होने वाला है हर एक साल का, 6 साल में मैं 6 बार पेमेंट करूंगा हर साल के एंड में। मतलब मेरा पीरियड भी फिक्स है, उन दोनों का गैप भी फिक्स है, मेरा गैप ऑफ पेमेंट भी फिक्स है और मेरा अमाउंट भी फिक्स है। जब दोनों चीजें फिक्स रहती है, जब दोनों चीजें फिक्स रहती है, जहां पे मेरा ड्यूरेशन भी फिक्स है और मेरा अमाउंट भी फिक्स है, जब मेरा ड्यूरेशन भी फिक्स है एंड अमाउंट भी फिक्स है, उसे बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलते हैं उसको, एन्युटी। एन्युटी मतलब क्या सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस केस में एंड इस केस में,
यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल टाइम्स पेमेंट कर रहा हूं, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक आधे साल मैंने पैसे दिए ही नहीं, देखो या 50,000 टाइम मेरे पास पैसे थे ही नहीं तो मैंने दिए ही नहीं पैसे, या फिर मैंने जल्दी दे दिया। तो जहां पे मेरा एक तो अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा या फिर पीरियड फिक्स नहीं रहेगा, अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा, पीरियड फिक्स नहीं रहेगा, मेरी मन मर्जी के हिसाब से मैं आपको पैसे दे रहा हूं, उसको बोलते हैं मल्टीपल कैश फ्लो। या फिर मल्टीपल टाइम सिंगल कैश फ्लो, हर एक सिंगल सिंगल कैश फ्लो ट्रीट कर सकते हो उसको, ये 1 लाख अलग से ट्रीट करो, या 2 लाख अलग से ट्रीट करो, 50,000 अलग से ट्रीट करो, 3 लाख अलग से ट्रीट करो, ये हो गया मेरा मल्टीपल टाइम्स कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, ठीक है सर। बट जहां पे मेरा ड्यूरेशन फिक्स रहेगा, मेरा गैप फिक्स रहेगा, ड्यूरेशन गैप फिक्स रहेगा और मेरा अमाउंट फिक्स रहेगा, उसे बोलते हैं एन्यूटी। क्या बोलते हैं? एन्यूटी। एन्यूटी, एन्यूटी क्या बोलते हैं? एन्यूटी। क्लियर है सर? यस। तो ये थे अपने बेसिक्स 3 कैश फ्लो, ठीक है। तो चलो एक काम करो, अपने बुक में अभी जब यहां तक जो लिख लिया है, यहां तक जो आपने ड्रॉ कर लिया है ना, उसके नीचे एक लाइन ले लो। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। आप भी बीच बीच में पानी पी लिया करो। क्लियर है सर? तो आपके बुक में यहां तक आपने जो ड्राइंग निकाला है उसके नीचे हेडिंग दे दो। एक क्या चार्ट नाम दोगे हेडिंग का? हेडिंग का आप नाम दे दो मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट मतलब क्या हो जाएगा आपके बुक में? अभी तक आपने क्या क्या लिखा? सबसे पहले आपने आपके बुक में ये वाला एग्जाम्पल लिखा था, ये वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिख लिया था सेकंड, यहां तक। इसके नीचे मास्टर चार्ट करके हेडिंग दे दो एंड वहां पे लिख दो सबसे पहले थ्री मेन टाइप्स, थ्री मेन टाइप्स ऑफ कैश। ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 जो हमने ये बोला था, क्या बोला था? सिंगल कैश फ्लो। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इन्वेस्ट ₹5 लाख गेट गेट 6 lakhs। ठीक है। सो ये 6, इसमें से सिंगल कैश फ्लो कौन सा हुआ? ये आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका सिंगल कैश फ्लो नहीं हुआ। ये जो आपने किया है, ये आपको जो गेट 6 लाख, आपको ये 6 लाख जो मिलने वाला है, ये हो गया आपका सिंगल कैश फ्लो। ये जो 6 lakhs आपको मिलने वाला है वन टाइम में, ये हो गया आपका सिंगल कैश फ्लो। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चाहिए तो अगर आपने हाईलाइटर लिया रहेगा तो ये इसे हाईलाइट कर दो उस पर कि सिंगल कैश फ्लो क्या है। ये 6 lakhs रुपीज आफ्टर 3 years जो है, ये हो गया आपका सिंगल कैश फ्लो। एंड अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो एक बॉक्स करो यहाँ पे सिंगल। अरे ये सिंगल कैश फ्लो को ऐसे बॉक्स कर दो, ठीक है, ताकि आपको समझेगा सिंगल कैश फ्लो कौन सा है। ये 6 लाख रुपए का सिंगल कैश फ्लो है। यस। दूसरा, दूसरा क्या है पता ही रहेगा आपको, मल्टीपल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो, तो मल्टीपल कैश फ्लो में क्या आएगा? सेम वही चीज, इन्वेस्ट। सर चीटिंग कर रहे हो आप वापस से। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ यार, आप ही के लिए कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम हो। इन्वेस्ट 5 lakhs टुडे। इन्वेस्ट 5 lakhs टुडे। गेट रुपीज 1 लाख, लाख, 4 लाख।
मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो, आपको 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने हैं एंड आपको फर्स्ट ईयर के एंड में क्या मिलेगा, 1 लाख रुपीज, सेकंड ईयर के एंड में क्या मिलेगा, 3 लाख रुपीज, एंड थर्ड ईयर के एंड में क्या मिलेगा, 4 लाख रुपीज। क्लियर है? एंड उसके बाद थर्ड एक नाम दे दो, एन्यूटी। इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज टूडे, गेट रुपीज 2 लाख पर एनम। ये इसमें एन्यूटी क्या हुआ, ये 2 लाख रुपीज पर एनम जो है, ये हो गया अपना यहाँ पे एन्यूटी। आप आज किस, आपका आज का आउटफ्लो, उसके ऊपर से कैश फ्लो डिफाइंड नहीं होता है, आपका कैश फ्लो इन फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है उसके ऊपर डिपेंड होता है। यस। 3 मेन टाइप्स ऑफ कैश फ्लो हो गए अपने। फर्स्ट क्या हुआ, वापस से रिवाइज करो, सिंगल कैश फ्लो, सिंगल आप ही की तरह सिंगल, मतलब एक ही बार मुझे फ्यूचर में मिलेगा। सेकंड टाइम सेकंड कैश फ्लो क्या हो गया, मल्टीपल कैश फ्लो, ये मिलेगा पेमेंट दोनों हो सकता है। हाँ, कि ऐसे मत बोलो कि सर ये सिर्फ आउटफ्लो के टाइम फ्लो है या फिर इनफ्लो के टाइम पे है, वह सब अलग है, नहीं। मैं आपको सिंपल कैश फ्लो के बता रहा हूँ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आपको आज 1 लाख रुपए मिले एंड आपको 2 साल के बाद 5 लाख रुपए देने हैं, तो 2 साल के बाद आपका सिंगल आउटफ्लो जो हो गया वो भी आपका सिंगल कैश फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके सिर्फ एग्जाम्पल्स है। यस सर। ठीक है। अब है ना, एक सब हेडिंग मतलब तीन के नीचे एक ए मार्क करना। ठीक है। और आप लिखना यहाँ पे पहली चीज, एन्युटी में बहुत सारे टाइप की एन्युटी होती है। सबसे पहले होती है फाइनाइट। फाइनाइट एन्युटी मतलब क्या, फाइनाइट एन्युटी मतलब जो अभी अज्यूम कर रहे थे, जो अपन ने ऊपर एग्जांपल लिखा, कि ये जो अपन ने एग्जांपल लिखा, ये 2 लाख रुपीज पर एनम फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स जो है, ये हो गया मेरा फाइनाइट एन्युटी, जहां पे नंबर ऑफ पीरियड फिक्स है, नंबर ऑफ पीरियड फिक्स होते हैं। फिर दूसरा आता है, वो एक आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट एन्युटी मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल से अगर मैंने ऐसे बोला रहता, गेट 3 लाख रुपीज, to get rupees 3 lakh for फॉर एवर, मतलब आपको हर साल क्या होगा, आपको हर साल क्या हो जाएगा, आपको हर साल फॉर एवर के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए, हमेशा के लिए, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, हर बार हर साल आपको क्या मिलने वाले हैं, 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एन्युटी, जिसका कोई भी एंड नहीं है। क्लियर है सर? सर अगर आपको सिंपल एन्युटी का एक एग्जाम्पल देना है तो आप वो बोल सकते हो लोन, लोन का रीपेमेंट। क्लियर है? आप अगर कहीं बैंक से लोन ले लो तो बैंक क्या क्या होता था, एक ईएमआई होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, यहाँ पे ईएमआई आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी फिक्स होता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आपका फिक्स होता है, एंड आपका पीरियड भी फिक्स होता है। मतलब क्या, मुझे हर महीने, मैंने फॉर एग्जाम्पल से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक मुझे क्या बोलती है, आपको हर महीने 10,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं, 10,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। तो हर महीने 10,000 डिपॉजिट करने हैं फॉर 1 ईयर। मतलब क्या, पहले महीने मैंने 10,000 दिए, दूसरे महीने 10,000 दिए, तीसरे महीने 10,000 दिए, ऐसे करके मैंने पूरे 1 साल के लिए क्या किया, 10,000 डिपॉजिट करते गया। मतलब ये क्या हो गया मेरा फाइनाइट एन्युटी। मैंने एक अमाउंट पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड के गैप में फिक्स की, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई एक एग्जांपल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर एग्जांपल यूज्ड जो है एन्युटी का, वो है इक्वेटेड ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आपको लिखना रहेगा एन्युटी के आगे, फाइनाइट एन्युटी आगे, यहाँ पे जो अगर अपने लाइन ड्रॉ की रहेगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो ईएमआई। यस सर। सैंपल इनफाइनाइट एन्युटी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एन्युटी विथ, सर
हम निषेध करते हैं इस चीज का। आपने क्या बोला था कि अमाउंट फिक्स रहेगी तो ही वो एन्युटी रहेगा, बट आप यहाँ पे अमाउंट ग्रोथ कर रहे हो, मतलब आपकी अमाउंट तो बढ़ेगी, उतना तो समझता है सर हमको, अमाउंट बढ़ेगी तो अमाउंट अलग अलग हो जाएगी ना, तो ये एन्युटी कैसे हुई? ठीक है, परफेक्ट सवाल है आपका, बहुत ही सही कैच कैच है आपका। तो इसको यहां पे बोलते हैं कि आपकी अगर ग्रोथ रेट फिक्स पर्टिकुलर रेट से रहेगी, मतलब फॉर एग्जांपल से अगर मैं यहां पे बोलूं गेट 3 लाख विथ 10%, मतलब क्या कि 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे हर साल, 3 लाख रुपए लेंगे, 3 लाख रुपीज पर एनम विद 10% ग्रोथ पर एनम। मतलब क्या, यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट फिक्स है, ग्रोथ रेट फिक्स है, आपका रेट फिक्स है, इसीलिए ये इसको भी एन्युटी ही बोलते हैं। ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे अमाउंट अलग अलग आ रही है इसलिए अमाउंट एन्युटी नहीं है। अगर ग्रोथ रेट फिक्स रहेगी, हाँ अगर ऐसा रहता फर्स्ट ईयर 5 साल से बढ़ रही है, सेकेंड ईयर 10 साल से बढ़ रही है, फिर 1% से बढ़ रही है, फिर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ये एन्युटी नहीं है, तो हाँ तो ये एन्युटी नहीं होता। बट अगर मेरा अमाउंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज रेट से बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं एन्युटी विद ग्रोथ। एंड एक और आता है जो हम नॉर्मल अभी तक कंसिडर करते ही आ रहे हैं, एन्युटी विथ ग्रोथ, एन्युटी विदाउट ग्रोथ, क्लियर है सर? जिसको कांस्टेंट एन्युटी भी बोलते हैं। ये इनफाइनाइट एन्युटी को एक और नाम दिया जाता है परपेट्यूटी। इनफाइनाइट एन्युटी का एक और नाम है परपेट्यूटी। सर हो गया ना, इतने ही रहेंगे ना कैश फ्लो? नहीं, और एन्युटी के अंदर दो कैश फ्लो आते हैं। यस सर, यार बहुत हेवी जा रहा है, ठीक है, टेंशन मत लो, सबको लिंक करवाऊंगा, हर एक का एग्जाम्पल दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चैप्टर आपको इंटर में फाउंडेशन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे कोई लेना देना है नहीं, हम लोग यहाँ पे हर एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे। यस सर, एक दो लेक्चर में गेस मत करो सर, अब भी टॉपिक चालू किया है जो, अगर ये टॉपिक पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इंटर में भी, फाइनल में भी काम आने वाला है, तो इसके पीछे कोई तो रीजन रहेगा ना कि ये मैं स्टार्टिंग में ले लूं। मैं ऐसा कर सकता था कि स्टार्टिंग में आपको एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाऊं, सिर्फ एग्जांपल्स दे दूं, अच्छा खासा आपको सुनाऊं और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं। जो चैप्टर जब जिस टाइम पे लेना चाहिए वो उस टाइम पे ही लेना इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अलावा कोई चैप्टर आप कर ही नहीं सकते, कोई चैप्टर, हाँ एक आध दूसरा चैप्टर है जो आप नहीं कर, आप कर सकते हो, बट उसका मतलब है नहीं। आपको एक्चुअल में फाइनेंस क्या है ना वो समझने के लिए ये चीज का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बेसिक्स ही है फाइनेंस का। यस सर, चलो। और ये अपने फाउंडेशन में भी इतना नाम तो सुना ही रहेगा यार, कहीं ना कहीं तो सुना रहेगा, नहीं सुना है तो भी कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ यार। सिंपल, सबसे पहले एक बार पैसे मिलने वाले हैं मुझे, फ्यूचर में एक ही बार मिलने वाले हैं, एक ही बार मेरा ट्रांजैक्शन होने वाला है, सिंगल कैश फ्लो। बहुत बार मेरे ट्रांजैक्शन होने वाले हैं जहां पे मेरा अमाउंट क्या है, फिक्स नहीं है, जहां पे मेरा अमाउंट ही फिक्स नहीं है, ना ही पीरियड फिक्स है। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल कैश फ्लो, मेरा अमाउंट भी फिक्स है, पीरियड भी फिक्स है, ड्यूरेशन मतलब इन दोनों का पेमेंट का गैप भी फिक्स है, बैंक का ईएमआई। तो यहाँ पे मैं हर महीने 10,000 रुपए दे दूंगा फॉर 12 मंथ्स, हर महीने 10,000 रुपए दे दूंगा फॉर 12 मंथ्स। तो ये क्या हो गया मेरा एन्युटी, कौन सा एन्युटी, फाइनाइट एन्युटी, क्योंकि एक साल के लिए ही देना है। हर महीने 10,000 दे दूंगा जिंदगी भर के लिए, हर महीने 10,000 दे दूंगा जिंदगी भर के लिए। इनफाइनाइट एन्युटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी, क्या बोलते हैं, क्या भी यहाँ पे मेरा कोई भी लिमिट नहीं है पेमेंट का, मेरे को जिंदगी भर देने ही पड़ेंगे। अगर मैं इसको बोलूं हर साल मैं क्या करूंगा, हर साल 1 लाख रुपए दे दूंगा, हर साल 1 लाख रुपए दे दूंगा जिंदगी भर के लिए, और हर साल मैं उसमें 5% का ग्रोथ करूंगा। एन्युटी विद ग्रोथ, एंड ग्रोथ नहीं करूंगा एन्युटी विदाउट ग्रोथ, सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लास्ट के दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करो, डी, ऑर्डिनरी एन्युटी। सर ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब क्या, जो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं, मैंने आपको अभी तक क्या बोला था, हर साल के एंड में 6 लाख रुपए देने हैं, हर साल के महीने, हर महीने के एंड में मैं आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करूंगा, 10,000 का इंटरेस्ट दे दूंगा, 10,000 का ईएमआई दे दूंगा। जब मेरा ट्रांजैक्शन मंथ के एंड में होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनरी एन्युटी, कैश फ्लो एट द
एंड ये होता है, मतलब अभी तक अगर मैंने आपको ये बताया ही नहीं था तो आप ये क्या कर रहे थे, अज्यूम ही करते हुए चल रहे थे ना कि हाँ भाई हर महीने के एंड में मुझे 500 रुपए देने हैं, हर महीने के एंड में मुझे 1000 रुपए देने हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। और एक और आता है ड्यू, ड्यू एन्युटी नहीं, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू मतलब क्या, कैश फ्लोज एट द स्टार्ट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको ट्रांजैक्शन जो है पहले के मंथ के स्टार्ट में करने हैं तो यहाँ पे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे एक बता दो, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ये लिखते लिखते भी सुन सकते हो या फिर अगर आपको लिखना है तो 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, यहाँ तक ही लिखना है, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो लिखो मत, अननेसेसरी आपका चार्ट जो है वो खराब हो जाएगा। इसके नीचे मेरे को एक और चीज लिखनी है। लिख लिया। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, एन्युटी ड्यू में और एन्युटी ऑर्डिनरी में। तो मुझे एक बात बताओ, ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब क्या, मैं हर साल अज्यूम करता हूँ फॉर एग्जांपल से मुझे हर साल 1 लाख रुपए देने हैं फॉर 5 ईयर्स, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्या है, पीरियड जीरो, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ तो ये 1 साल के एंड में ये 2, 3, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर एग्जांपल से मैं बैंक से बैंक को पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक से मैंने पहले ही पैसे लिए थे, अब मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ, तो ये मैं क्या दे रहा हूँ, 1 साल के बाद दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 साल के बाद दे रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे पूरे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये मैं 2 साल के बाद दे रहा हूं तो यहाँ पे मुझे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये मैं 3 साल के बाद दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये मैं 4 साल के बाद दे रहा हूं तो मुझे 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये मैं 5 साल के बाद दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 5 साल का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है सर। इन्वेस्टमेंट का बात में बात करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। कि मैं क्या करता हूं, मैं ना हर साल इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्या करता हूं, हर साल इन्वेस्ट करता हूं। तो अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं, कि ठीक है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो मुझे एक बात बताओ, हम्म, ये है मैं यहाँ पे खड़ा हूं ईयर जीरो पे, और मैं कहाँ पे, कहाँ तक इन्वेस्ट करना हूँ, 5 साल के एंड में मैं सारा अमाउंट विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ करूंगा 5th ईयर, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्डिनरी। अगर मैंने 1 साल के बाद मैंने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, मतलब क्या 1 साल के बाद इन्वेस्ट किया, मतलब 1 साल तो चला गया, तो ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहेगा, दो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, मतलब यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4 ईयर्स। यहाँ पे इंटरेस्ट कितने मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में डिपॉजिट किया तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर मुझे यहाँ पे 3 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे फोर्थ ईयर के एंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फोर्थ ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, फिफ्थ ईयर फोर्थ ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया, तो 1 साल के लिए रखा, तो यहाँ पे मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये मैं कब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं फिफ्थ ईयर के एंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिफ्थ ईयर के एंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और फिफ्थ ईयर के एंड में ही पैसे निकाल रहा हूँ। मतलब क्या क्या, मैंने पैसे दिए और तुरंत पैसे ले लिए, पैसे दिए और मुझे तुरंत पैसे ले लिए, तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट 0 ईयर का मिलेगा, ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे 4 साल के लिए ही इंटरेस्ट मिला, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, फिफ्थ ईयर के एंड में जो अमाउंट डाली थी वहां पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। अगर ये मैं एन्युटी ड्यू करता, एन्युटी ड्यू मतलब क्या, ड्यू करता मतलब क्या कि मैं ईयर 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 बार क्या कर रहा हूं, 5 बार अमाउंट डिपॉजिट कर। तो एन्युटी ड्यू के केस में ये मेरा इन्वेस्टमेंट कब होता, ये मेरा इन्वेस्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इंस्टॉलमेंट है, क्या ये मेरे ईयर 1 के एंड में होता, नहीं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट होता ईयर जीरो। मतलब क्या,
स्टार्ट ईयर जीरो, आज ही इन्वेस्ट करता मैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट होता फर्स्ट ईयर के एंड में, ये मेरा ईयर इन्वेस्टमेंट होता सेकंड ईयर के एंड में, ये इन्वेस्टमेंट होता थर्ड ईयर के एंड में, या फिर ये इन्वेस्ट फोर्थ ईयर के एंड में, या मतलब ये इन्वेस्टमेंट हुआ फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में, ये हुआ सेकेंड ईयर के स्टार्ट में, ये हुआ थर्ड ईयर के स्टार्ट में, ये हुआ फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, ये हुआ फिफ्थ ईयर के स्टार्ट में। मतलब ये कब हो रहे थे, ये एट ईयर एंड, ये सब इन्वेस्टमेंट हो रहे थे ईयर एंड के केस में। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि मुझे ये फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो पे कितने टाइम का इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट ईयर पूरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में विड्रॉ कब कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ फिफ्थ ईयर के एंड में। तो यहाँ पे मुझे 5 साल का इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे मुझे 4 साल का मिलेगा, यहाँ पे 3 साल का मिलेगा, यहाँ पे 2 साल का मिलेगा। एंड ऑब्वियसली मैंने फोर्थ ईयर के स्टार्ट में ही पैसे डाले हैं, तो यहाँ पे मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है एन्युटी ड्यू में और ऑर्डिनरी एन्युटी में एक इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है, एक इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है। मतलब यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वहां, वो मुझे 4 साल का इंटरेस्ट पे मिलने वाला था, और यहाँ पे मुझे कितने साल का इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे मुझे पूरे 5 साल का इंटरेस्ट मिला। क्लियर है? ठीक है, 5 साल 4 साल मतलब वो पर्टिकुलर जितने अमाउंट के लिए विड्रॉ किया था, ये मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट विड्रॉ की थी, ये 4 साल के लिए इन्वेस्टेड थी, 4 साल के लिए इन्वेस्टेड थी, इसलिए मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मिला। बट ये मैंने आज ही इन्वेस्ट की है, 5 ईयर फिफ्थ ईयर के एंड में निकाल रहा हूं, तो 5 साल का इंटरेस्ट मिला। एंड ये अमाउंट जहां पे मैंने यहाँ पे फिफ्थ ईयर के एंड में ही डिपॉजिट की थी, फिफ्थ ईयर के एंड में ही विड्रॉ की, तो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। एंड ये वाली अमाउंट मैंने फिफ्थ ईयर के स्टार्ट में डिपॉजिट की और फिफ्थ ईयर के एंड में विड्रॉ की, तो मुझे पूरे 1 साल का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये हो गया अपना एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी। यस सर, सो ये अपन जो मास्टर चार्ट बना रहे हैं, ये वैसे ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है आगे जाके। यस, तो 3 मेन टाइप ऑफ कैश फ्लो क्या है, 3 मेन टाइप ऑफ कैश फ्लो है, सिंगल एंड मल्टीपल एंड एन्युटी। यस, एंड उसके अंदर एन्युटी के अंदर इतने सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। ये मैंने जितने भी कैश फ्लो हो सकते हैं आपके सिलेबस में, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, सारे के सारे कैश फ्लोस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। यस, ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ये मास्टर चार्ट के नीचे एक और चीज लिख दो, 3 मेन टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज के बाद पहली चीज, 2 टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मतलब आपके बुक में कैसे दिखेगा, पहले ये दिखेगा, ठीक है यार, समझ लो इतना कि आपके बुक में क्या होगा, पहले आपको ये भी दिखेगा आपके बुक में, फिर आपके बुक में ये आएगा। यस सर, ये आपके बुक में अच्छा दिखने के लिए और आपको आगे जाके बहुत ही रिवीजन के लिए इजी जाएगा, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ 2 टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अगर आप आपके नोटबुक का सिर्फ 1 या 2 पेज में ही आप लोगों ने ये इतना सब कवर कर लिया, पहले सबसे पहले रीजंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या रीजंस थे, 4 रीजंस थे। सबसे पहले क्या था, रिस्क है फ्यूचर मनी में, प्रेजेंट मनी में कोई रिस्क है नहीं। दूसरा, प्रेजेंट कंजम्पशन कर सकता हूं मैं, फिर महंगाई बढ़ती है, परचेसिंग पावर, एंड चौथी है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये है मेन रीजन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रीजन है रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं डायरेक्टली पैसे को कंपेयर कर नहीं सकता, वी कैनॉट कंपेयर इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ टुडे विथ फ्यूचर। क्यों डायरेक्टली, क्योंकि क्या है, इन दोनों का टाइम अलग है, इन दोनों का अलग अलग है, टाइम अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको तो कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। फॉर दिस पर्पस वी यूज 2 टेक्निक। सबसे पहले फिर अपने ये ड्राइंग निकाला, फ्यूचर को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट में, तो कैसे करेंगे, डिस्काउंटिंग टेक्निक से, और प्रेजेंट को कन्वर्ट करना है फ्यूचर से, तो हम करेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक से। उसके बाद हमने कैश फ्लोज देखे कौन से कैश फ्लो है, और थर्ड आपके बुक में ये आएगा, लास्ट में आपके बुक में ये आएगा। यस, तो 2 टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहली टेक्निक कौन सी है, कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक के सामने मुझे बात बताओ, कंपाउंडिंग टेक्निक में जो हम फैक्टर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं।
ठीक है। कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब क्या करते हैं, प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन। आर कॉमा एन क्या है सर, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड है एन है नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, सब लिख के दूंगा, अभी के लिए इतना लिख दो, और स्लैश फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी अगर रहेगा तो एन्यूटी के केस में हम फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर करते हैं, और सिंगल कैश फ्लो एंड मल्टीपल कैश फ्लो के केस में हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर करते हैं। फ्यूचर वैल्यू मल्टीपल फैक्टर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है, एक तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है और एक होता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आर कॉमा एन। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब क्या, फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आने के लिए, फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आने के लिए यहां पे भी दो टेक्निक यूज होती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आर कॉमा। यस सर, यहाँ पे नीचे लिख दो आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, या फिर इसके आगे ऐसे भी करो, स्लैश लिख दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द नंबर नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है सर। तो इतनी चीज अब आपके बुक में लिख लो, ये आपको आगे जाके रिवीजन में बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्प करने वाली है गाइस। ठीक है, चलो इसको फटाफट लिख दो। लिख लिया, चलो मुझे आप बताओ वापिस कि हम क्या करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक में। हम क्या करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक में, हम क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डैश फैक्टर। यस, यूजिंग फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या फिर यूजिंग कंपाउंडिंग फैक्टर या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये सर सेकेंड चीज। हम हम डिस्काउंटिंग टेक्निक में, डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, फ्यूचर के कैश फ्लोज को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं यूजिंग डैश फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो कंपाउंडिंग के केस में फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंटिंग के केस में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कंपाउंडिंग मतलब क्या, फ्यूचर में लेके जाना है तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट में लेके आना है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड या फिर फॉर द ईयर। अगर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर रहेंगी तो हम फॉर द ईयर यूज करेंगे, फॉर द पीरियड दी रहेंगी तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड या फिर नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब ये याद रखना, जिस पीरियड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी टाइम का क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी टाइम के लिए एडजस्टेड चाहिए। हम उसी टाइम तक के उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करते हैं। क्लियर है सर। तो चलो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं आज जो हमने पढ़ा था। ठीक है, बुक में हम अभी तक गए नहीं है, प्रैक्टिकल्स हम अभी तक हमने किया नहीं है। हमने अभी तक आपको सिर्फ है ना कैश फ्लोज क्या होते हैं और दो टेक्निक्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये अब मैंने आपको बताया है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूं। उसमें सबसे ज्यादा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों यूज करते हैं, सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर का। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन पैसे देने वाला था, रिपी लिमिटेड आपको पैसे देने वाला था। ठीक है, रिपी मतलब क्या, आर फॉर रिस्क, आई फॉर इन्फ्लेशन, पी फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर, याद रखना है कि रिपी के हिसाब से रट्टा मारना है क्या नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पैसे आपको रिस्क किसमें है, आपको रिस्क किसमें है, आज के पैसे में आपको रिस्क है या फिर फ्यूचर के पैसे में आपको रिस्क है, बताओ। ठीक है, आज के पैसे में बिल्कुल रिस्क नहीं है क्योंकि आपके पास आज का पैसा है, फ्यूचर के पैसे में आपके पास रिस्क है। क्लियर है सर। उसके बाद इन्फ्लेशन, अब परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर। ठीक है, आज के पैसे में, आज अगर आपको 500 रुपए मिलेंगे तो आप उसमें ज्यादा गुड्स खरीद सकते हो, या फिर मैं अगर आपको 500 रुपए 2 साल के बाद दूंगा तो उसमें आप ज्यादा गुड्स खरीद पाओगे। ऑब्वियसली सर आज हम ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। ठीक है, प्रेजेंट कंजम्पशन, अगर मेरे पास आज 500 रुपए रहेंगे तो कॉफी पी सकता हूं, खर्चा कर सकता हूं, मजे कर सकता हूं। ठीक है,
बट अगर फ्यूचर में मिलने वाले रहेंगे तो आज का मेरा प्रेजेंट कंजम्पशन तो रह जाएगा। एंड क्या रह जाएगा, एंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मेरे पास आज पैसा है तो मैं उसको इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकता हूं। क्लियर है सर? सो मेन रीजन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमको समझा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि मैंने आज आपको 1 लाख रुपए दिए, 10 साल बाद मैंने वापस से आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख मैच नहीं, ऐसे नहीं होता है। या फिर मैंने आज आपसे 1 लाख रुपए लिए और 25 25 25 हजार करके आपको 5 साल के लिए 25 हजार वापस दिए, तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख दिए थे, 1 लाख 25 हजार आए, 25 हजार का फायदा? नहीं बेटा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक का पीरियड अलग है, हर एक का परचेसिंग पावर अलग है, हर एक का टाइम अलग है, हर एक का परचेसिंग पावर अलग है। 1 साल के बाद का 25 हजार एंड 2 साल के बाद के 25 हजार अलग है। इसीलिए बेसिक रूल क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? प्राइम वैल्यू ऑफ मनी यही बताती है, वर्थ ऑफ रुपी रिसीव टुडे इज नॉट इक्वल टू वर्थ ऑफ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। वर्थ ऑफ रुपी रिसीव टुडे इज मोर वैल्यूएबल, आज के पैसे मोर वैल्यूएबल है रादर देन फ्यूचर के पैसे से। क्लियर है सर? सो ये हमने देखा था। सर हमको कंपेयर करना पड़ता है कि भाई अगर मुझे डिसीजन लेना है कि मैं 25 हजार रुपए के लिए हर 5 साल के लिए 25 हजार अगर मुझे मिलने वाले रहेंगे, तो मैं आपको आज 1 लाख रुपए दूं या नहीं दूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 25 हजार को आज के कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस 25 हजार को आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर? कैसे कन्वर्ट करेंगे वहां तक अभी पहुंचे नहीं थे, बट अगर मैंने कन्वर्ट किए और मुझे समझा कि आज की वैल्यू जो है फ्यूचर में आने वाली वैल्यू जो है फ्यूचर में जो मुझे पैसे आने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू 95,000 है, तो भाई मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे नुकसान हो रहा है 5,000 का। बट अगर मुझे समझा कि आज की उसकी वैल्यू कितनी है, 1,05,000 है, 1,05,000 है, एंड मैं कितना दे रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मतलब आज ही के टर्म्स में मुझे 5 लाख रुपए का फायदा होता है, तो वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। इसको यही टेक्निक यूज करते हैं कहां पे? कैपिटल बजटिंग के जो हमने बेसिक्स में चैप्टर देखा था वहां पे कैपिटल बजटिंग में यही टेक्निक यूज होता है। एंड इस टेक्निक को तब नाम दिया जाता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट मेथड। नेट प्रेजेंट मेथड, नेट प्रेजेंट मेथड, प्रेजेंट मेथड मतलब क्या? नेट क्या कि आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। नेट आज का आउटफ्लो ये क्या है, ये 1 लाख क्या है आउटफ्लो टुडे, और ये क्या है इनफ्लो टुडे। तो नेट आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट आउटफ्लो टुडे प्रेजेंट वैल्यू में, इनफ्लो टुडे प्रेजेंट वैल्यू में, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में कितना, तो इसी को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्लियर है सर? सो टुडे एंड फ्यूचर को अगर मुझे कंपेयर करना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी कैनॉट कंपेयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ टुडे विथ फ्यूचर डायरेक्टली, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 टेक्निक्स हमने देखी थी। कौन सी टेक्निक देखी थी? एक तो डिस्काउंटिंग टेक्निक और कंपाउंडिंग टेक्निक। क्लियर है सर? सो अगर क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये मैंने आपको बताया कि मुझे एक फैक्ट्री वगैरह डालनी है, उस फैक्ट्री का आज का आउटफ्लो है 10 करोड़ रुपए, एंड मुझे फ्यूचर में आगे जाके इतने सब इनफ्लो मिलने वाले हैं, तो उसको मुझे आज के डेट में कंपेयर करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था वही एग्जांपल मैंने वापस से लिया था। ठीक है सर? सो हमने उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज देखे थे। ठीक है सर? मेन 3 टाइप ऑफ कैश फ्लो कौन से है? मेन 3 टाइप ऑफ कैश फ्लो कौन से है? एक है सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, मतलब क्या, मुझे एक ही बार 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है? मल्टीपल कैश फ्लो, मुझे 1 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, 1 साल के बाद 2 लाख भी मिल सकते हैं, तो कभी फिर 1 लाख 6 महीने के बाद मिल सकते हैं। ठीक है? मतलब क्या, जहां पे मेरा अमाउंट फिक्स नहीं है या फिर मेरा पीरियड फिक्स नहीं है या फिर अमाउंट एंड पीरियड कुछ भी फिक्स नहीं है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल कैश फ्लो। इसको हम मल्टीपल सिंगल कैश फ्लोज की तरह ट्रीट करके कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे वो कल देखते हैं। ठीक है सर? फिर आता है एन्युटी। एन्युटी का सिंपल एग्जांपल, एन्युटी बोलते ही हमको याद आना चाहिए अपने बैंक का ईएमआई। बैंक का ईएमआई मतलब क्या, हर महीने मुझे बैंक को 1 साल के लिए 10,000 रुपए देने हैं। मतलब क्या, हर महीने मेरा ड्यूरेशन भी फिक्स है और मेरा क्या है, पीरियड भी फिक्स है 1 साल के लिए, और अमाउंट भी फिक्स है। तो ये मेरा हो गया क्या, फाइनाइट एन्युटी। ये हो गया मेरा फाइनाइट एन्युटी। ठीक है सर? ये एन्युटी तो मेन हेड है, उसके अंदर सब हेड्स कितने आते हैं? सबसे पहले फाइनाइट एन्युटी मतलब क्या, 1 साल के लिए मुझे 10,000 रुपए पर मंथ देने हैं, तो 1 साल के लिए फिक्स है ना, तो ये हो गया मेरा फाइनाइट एन्युटी। मुझे 10,000 रुपए पर मंथ देने हैं जिंदगी भर के लिए, फॉर एवर, तो ये हो गया मेरा इनफाइनाइट एन्युटी। ठीक है सर? मुझे 10,000 रुपए देने हैं पर मंथ विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 10%, ये हर साल मेरा ग्रो होगा 10% के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एन्युटी विद ग्रोथ। एन्युटी विद ग्रोथ, एन्युटी विद ग्रोथ। अगर मेरा 10,000 रुपए देने हैं पर मंथ टुडे, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज ही के दिन, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो उसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले एन्युटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले सिंपल, दिमाग बंद रखे, दिमाग नहीं आंख बंद रखो और सोचो, सबसे पहले कौन सा आता है एन्युटी, फाइनाइट एन्युटी। क्या आता है सबसे पहले? फाइनाइट एन्युटी।
फिर आता है इनफाइनेट एन्युटी। इनफाइनेट एन्युटी मतलब जहां पे पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड फिक्स नहीं, मतलब टाइम ही फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए, जिसको एक और नाम दिया जाता है परपेट्यूटी। फिर एन्युटी विद ग्रोथ। एन्युटी विद ग्रोथ मतलब क्या, जहां पे मेरा अमाउंट फिक्स परसेंटेज से ग्रो हो रहा है, फिक्स परसेंटेज से ग्रो हो रहा है। एंड एन्युटी विदाउट ग्रोथ। फिर ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब क्या, ईयर एंड में। एंड एन्युटी ड्यू मतलब क्या, स्टार्टिंग में। एन्युटी ड्यू और एन्युटी एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करेगा, एक महीने का, एक साल का, एक पीरियड का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ड्यू के केस में, क्योंकि ज्यादा पीरियड के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा एंड या फिर आउटस्टैंडिंग रहेगा। क्लियर है सर? सो ये होता है एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी का डिफरेंस। फिर उसके बाद टू मेन टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंपाउंडिंग टेक्निक में हम कौन से क्या करते हैं, प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में कंपेयर करते हैं, फ्यूचर में लेके जाते हैं यूजिंग फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, फ्यूचर के वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आते हैं यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। डिस्काउंट करना, कम करना। देखो आप दुकान में जाते हो तो क्या मांगते हो, डिस्काउंट मांगते हो, मतलब क्या करते हैं, प्राइस कम करने को बोलते हो, मतलब क्या हुआ, वो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर हुआ। ठीक है सर? एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू मल्टीपल फैक्टर एंड फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल फैक्टर, ऐसे कोई चीज होती है नहीं। क्लियर है सर? अगर 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 मुझे प्रेजेंट के मनी को, अगर मुझे कंपाउंडिंग में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में लेके जाते हैं यूजिंग डैश फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। एंड एन्युटी रहेगा तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर डिस्काउंटिंग टेक्निक में मैं फ्यूचर के मनी को प्रेजेंट में लेके आता हूं यूजिंग डैश फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अगर एन्युटी रहेगा तो। क्लियर है सर? यस, आई होप आपने ये सब लिख लिया है जितना रिलेवेंट है। कल हम क्या करेंगे, कल इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में भी सब बताऊंगा। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, स्वीट रखते हैं। ठीक है सर? बहुत सारी चीजें हमने नहीं पढ़ी है, बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है, इसको कल हम और अच्छे से पॉलिश करके पढ़ेंगे, ताकि आपका क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए। देखो मैं हर एक चीज है ना सिंगल लाइन से मैं आपको नहीं पढ़ाता, मैं आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन से भी पढ़ाता हूं। वो बोलते हैं ना, हाथी ऐसा भी खा सकता है, ऐसा भी खा सकता है। बट जब एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको वहां पे भी कॉन्फिडेंस रहे। इसलिए क्लास में ही हम गलतियां करेंगे, क्लास में ही हम डबल बार पढ़ेंगे, हर एंगल से पढ़ेंगे, ताकि हमारी कभी भी गलती ना हो। क्लियर है सर? तो ठीक है, आज का ये लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।